नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉपी किताब के इस यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन प्रतिदिन और आज हम पढ़ रहे हैं 5 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को और इसकी शुरुआत हुई थी 1925 में, जबकि इसकी घोषणा की गई थी 1924 में। जब ये 1925 में मनाया गया था तब ये 24 मार्च को मनाया गया था, क्योंकि 1924 में जब घोषणा हुई थी तो 1925 में 4 अक्टूबर ने कोई टेंट खाली को नहीं हो तो टेंट वाला ऑर्डर दियो 24 मार्च को, और 1925 में 24 मार्च ने पहली बार मनाया। और फिर 1929 गए 24 मार्च नहीं मनाता रहा। 1929 में पहली बार अनुसूचित जी का नहीं, आपने शुरुआत तो 4 अक्टूबर की करेड़ी की, तो आप 4 अक्टूबर नहीं मना सका, तो 1929 में 4 अक्टूबर शुरू कर दिया। और 24 मार्च 1925 ने जब पहली बार मनाया गया तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशुओं की महत्व को रेखांकित करना और उनको संरक्षण प्रदान करने का है। जबकि 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाई जाती है। जबकि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में। अगला क्वेश्चन है दूसरों, हाल ही में किस राज्य के महोबा पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के महोबा पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है 2021 में 3 अक्टूबर को। और जीआई टैग 1999 के भारत सरकार के अधिनियम द्वारा प्रदान किया जाता है और यह अधिनियम 2003 में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को यह टैग प्रदान किया गया था। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडेक्स, यानी भौगोलिक संकेतक। यह टैग भारत सरकार प्रदान करती है और यह प्रदान करने के बाद इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ जाता है। यानी जिस प्रोडक्ट को यह टैग प्रदान कर देती है सरकार, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व बढ़ जाता है और वो वस्तु महंगी हो जाती है और उसको अच्छे दाम मिलते हैं। हाल ही में राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग दिया गया है, जबकि मणिपुर के चकहो चावल को यह जीआई टैग दिया गया है। असम की जोडिमा वाइन को, तेजपुर की लीची और मूंगा सिल्क ये असम के जीआई टैग है। और नागपुर के संतरे को, कोलकाता के रसगुल्ले को और बीकानेर के भुजिए को यह जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। कश्मीर की केसर को, बिहार की शाही लीची को भी यह टैग दिया जा चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ICIJ, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ने किस नाम से अपनी खुफिया रिपोर्ट जारी की है? तो ICIJ ने पेंडोरा पेपर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है 3 अक्टूबर को जारी की है। इस रिपोर्ट में ऐसा खास क्या है जो ये खुफिया रिपोर्ट है? तो इसमें खास ये है, ये रिपोर्ट विश्व के 117 देशों के 150 मीडिया हाउसेज के 600 पत्रकारों और 1 करोड़ 19 लाख रिपोर्ट को इकट्ठी करके बनाई गई है। और ये खुफिया रिपोर्ट है। खुफिया इसलिए है क्योंकि ये उन रिपोर्ट को भी निकाल के लाती है जो आमतौर पर सामने नहीं आती है और जो नामी हस्तियां अपनी सरकार से छुपाकर अपने पैसों को कहीं
दूसरी जगह इन्वेस्ट करती है उनकी ये जानकारी रखती है, और ये रखती है ICIJ यानी इंटरनेशनल कॉन्सोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और ये खुफिया रिपोर्ट जारी करती है। और इसी ने 5 साल पहले पनामा पेपर्स नाम से रिपोर्ट जारी की थी और अभी ये पेंडोरा पेपर्स नाम से रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें भारत से 300 लोगों के और पाकिस्तान से लगभग 700 लोगों के नाम आए हैं, और सबसे ज़्यादा चीन, रसिया और यूरोप के देशों के लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। भारत में से मुख्य नाम है सचिन तेंदुलकर का। मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। इसके साथ ही 4 राजनेताओं के नाम भी शामिल हैं, और दुनिया भर के 35 या तो वो भी राष्ट्राध्यक्ष है या पूर्व राष्ट्राध्यक्ष थे, ऐसे 35 लोगों के नाम इसमें शामिल है, जिनमें टोनी ब्लेयर प्रमुख नाम है। टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। सचिन तेंदुलकर के साथ ही इसमें एक और प्रसिद्ध हस्ती का नाम है, जो है पॉप सिंगर शकीरा। और भी बहुत सारी प्रसिद्ध हस्तियों के नाम इनमें शामिल है। इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, उसके कई खास आदमियों के नाम इसमें शामिल है। रूस के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी कई खास सहयोगियों के नाम इसमें शामिल हैं। तो ये पेंडोरा पेपर्स नाम से रिपोर्ट जारी की है ICIJ ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से हेरोन मार्क 2 ड्रोन, ये हेरोइन नहीं है, हेरोन है, हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदे हैं? तो भारत ने अभी इजराइल से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदे हैं। हेरोन ड्रोन इसका पहला संस्करण था, वो भी इजराइल से ही खरीदा गया था। भारत इजराइल से बहुत सारे सुरक्षा संसाधन खरीदता है, और ये हेरोन मार्क 2 ड्रोन जो है, ये इजराइल की कंपनी IAI द्वारा निर्मित किया गया है। इसके साथ भारत सरकार ने समझौता किया है, और इस साल इसने 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन उपलब्ध करवाए हैं। भारत में सेना का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत कुल 90 ड्रोन लिए जाने हैं। उनकी ये शुरुआत है। इससे पहले भी भारत 180 इजरायली UAV ड्रोन उपयोग में लेता है। 180 में से 108 सड़सठ ड्रोन है, 68 हेरोन ड्रोन है, और एक सर्विलांस और खुफिया ड्रोन है। इसके अलावा एक हारती नामक ड्रोन भी IAI द्वारा भारत को दिया गया है। हारती ड्रोन ये बहुत ही घातक और अत्याधुनिक ड्रोन है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, क्योंकि ये अपने टारगेट के निशाने पर आते ही, यानी टारगेट के राडार में आते ही अपने आप को नष्ट कर लेता है। तो ये भी एक अत्याधुनिक ड्रोन है जो भारतीय सेना में शामिल हो चुका है। और हेरोन मार्क 2 ड्रोन की विशेषता यह है कि ये दुश्मन की सीमा में प्रवेश किए बिना ही वहाँ की सैन्य गतिविधि का पता लगा सकता है, और ये 45 घंटे तक हवा में रह सकता है। और मिसाइल, लेजर गाइडेड बम मिसाइल जो हवा से ज़मीन पर वार करती है, इसी मिसाइल ले जाने में ये सक्षम है। और ये समुद्र के ऊपर भी पनडुब्बियों पर निगरानी रख सकता है और समुद्र के अंदर तक वार कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही खास है, और चाइना को जवाब देने के लिए ये इजराइल से भारत ने मंगवाए हैं। भारत के अलावा इजराइल के यानी इजरायली कंपनी IAI द्वारा बनाए गए इन हेरोन मार्क 2 ड्रोन का प्रयोग कनाडा, चिली, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया भी करते हैं। ये बहुत ही अत्याधुनिक ड्रोन है। जबकि फ्रांस से भारत ने राफेल विमान मंगवाए हैं। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी से भारत सरकार ने समझौता करके राफेल विमान भारतीय एयरफोर्स में शामिल किए हैं। जबकि रूस से सुखोई 13 विमान भारतीय एयरफोर्स में शामिल किए गए हैं। 5वां क्वेश्चन है, NCB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुख्यालय है नई दिल्ली में।
एनसीबी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी इन्होंने मुंबई के पास से समुद्र में रेड मार के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। और एनसीबी का पूरा नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मतलब आप समझ गए हैं, यह ड्रग्स के नियंत्रण करती है। और मुंबई में समुद्र में एक शिप पर छापा मार के इन्होंने ड्रग्स बरामद किया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो एनसीबी की फुल फॉर्म नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जबकि इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। ये भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जगह अगर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो आ जाए तो दिमाग घूम जाएगा, तो इसको भी याद रखें। एनसीबी की स्थापना साल 1986 में की गई थी दिल्ली में, और इसकी पेरेंट एजेंसी है गृह मंत्रालय, यानी ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। और गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। और एनसीबी के वर्तमान चेयरमैन है सत्यनारायण प्रधान, जिनको आमतौर पर एसएन प्रधान कहते हैं। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट को अपने अधिकार में ले लिया है? तो अभी अफगानिस्तान सुनना ही पड़ा है, तो इसमें चीन की नज़र है। तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA अपनी एयरफोर्स बेस के बगराम एयरपोर्ट पर इन्होंने अपनी उपस्थिति दे दी है, जिसकी पहले से उम्मीद थी कि चाइना यहाँ पहुँचेगा ज़रूर, क्योंकि तालिबान के साथ इन्होंने पहले से ही समझौता कर रखा है। अफगानिस्तान की सीमा चाइना के साथ भी साझा होती है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, पर चाइना के साथ साझा ज़रूर होती है। चीन की सेना है पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। और अभी तालिबान का शासन आया है अफगानिस्तान में, क्योंकि 20 साल से अमेरिका तालिबान में अपनी नेटो फोर्सेस को लगा के रखा था। उसको हटाते ही तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान यानी राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया है। जबकि अमेरिका की अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन थी 31 अगस्त 2021, यानी उसके 15 दिन पहले ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तो इसका बगराम एयरपोर्ट है, एक अफगानिस्तान का प्रमुख एयरपोर्ट है, और यह अमेरिकी सेना का प्रमुख एयरबेस हुआ करता था। इसका निर्माण 1980 में सोवियत संघ की सेनाओं द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसकी संसद शोरा है, जिसका निर्माण भारत ने करवाया था, और इसकी मुद्रा है अफगानी। जबकि यूएसए और तालिबान के बीच समझौता कतर ने करवाया था। कतर मध्य पूर्व का एक देश है, जिसकी राजधानी दोहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। रूस की राजधानी है मॉस्को। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। 7वां क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो यह है जोजिला सुरंग। तो यह अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण कार्य जारी है, और इसके निर्माण कार्य पूरी होने की डेडलाइन थी 2026, परंतु भारत सरकार लद्दाख में अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के कार्यों में इतनी तेजी ला रही है कि इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। और इसकी जानकारी नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। नितिन गडकरी भारत के परिवहन मंत्री हैं, और इन्होंने हाल ही में जोजिला सुरंग का दौरा किया था, इसलिए ये चर्चा में है। और ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी है। भारत विश्व का सबसे लंबा हाईवे भी बना रहा है, दिल्ली मुंबई हाईवे, और एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी भारत बना रहा है जोजिला सुरंग के नाम से। यह लद्दाख में है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लद्दाख एक बर्फीला राज्य है, और वो सर्दियों के 6 महीने दुनिया से कट जाता है, इसलिए यह सुरंग उसको 12 महीने जम्मू कश्मीर से जोड़ के रखेगी। क्योंकि जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ेगा। ये श्रीनगर लेह जो राजमार्ग है, इसको नेशनल हाईवे नंबर 1 भी कहा जाता है।
और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 11,578 फीट, यानी जोजिला सुरंग की ऊंचाई है 11,578 फीट ऊंचाई। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर भी वहीं पर ही है। और जोजिला सुरंग जो है ये ग्लेशियर के नीचे से ही गुजरेगी, ये इसकी खासियत है। ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जिसकी लंबाई है 14.15 किलोमीटर। और ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सुरंग है क्योंकि इसमें हर 125 मीटर पर आपातकाल कॉल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और इसमें फायर अलार्म और सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध करवाए गए हैं। और इसमें गाड़ी की स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर। जबकि अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। इसका पहले नाम रोहतांग सुरंग हुआ करता था, अब इसका नाम अटल सुरंग है। ज्वार सुरंग जम्मू कश्मीर में है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है यूएई में। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, कतर की राजधानी दोहा, ओमान की राजधानी मस्कट। तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इसके दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन चल रहा है। ये चलेगा 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो इसमें दुनिया भर के देशों की संस्कृति और कल्चर के प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भारतीय पवेलियन भी उसमें शामिल है और भारतीय कल्चर और संस्कृति का वहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए थे इसके उद्घाटन समारोह में। तो ये यूएई में आयोजित की जा रही है और 2020 नाम इसलिए है क्योंकि ये अप्रैल 2020 में शुरू होनी थी, परंतु कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था और ये अब हो रही है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 भी 2021 में आयोजित हुआ था, परंतु उसके नाम के आगे 2020 ही लगा हुआ था। तो ये याद रखें। कतर ने हाल ही में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता करवाया है और उस शांति समझौते ने अफगानिस्तान में अशांति फैला रखी है और वहां तालिबान का शासन आने के बाद क्रूरता शुरू हो चुकी है। 9वां क्वेश्चन है, किस देश में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल से पेट्रोलियम संकट उत्पन्न हो गया है? तो ये ट्रक ड्राइवर्स, इनको हल्के में मत लेना भाई, इन्होंने एक देश को जाम कर रखा है। वो देश है दुनिया की किसी समय में महाशक्ति हुआ करती थी ब्रिटेन, और इन्होंने 50-55 देशों पर राज किया हुआ है, उसको ट्रक ड्राइवर्स ने हैक कर लिया है। ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे ब्रिटेन के 90% पेट्रोल पंपों पर सूखा पड़ चुका है पेट्रोल और डीजल का, यानी वहाँ ईंधन उपलब्ध ही नहीं है। यानी उसके पास पर्याप्त ईंधन तो आ रहा है ब्रिटेन के पास, परंतु वहाँ से लेकर डीलर तक पहुँचाने वाला ट्रक ड्राइवर्स एब्सेंट है। तो इसकी वजह से वहाँ पेट्रोलियम संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए ब्रिटेन विदेशी ट्रक ड्राइवर्सों को अस्थायी वीज़ा जारी कर रहा है और बुला रहा है कि हमारे यहाँ आके ट्रक चलाओ। तो भाई ट्रक ड्राइवर्स को हल्के में मत लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। स्पेन में भी बिजली संकट चल रहा है और बिजली की दरें 3 गुना तक बढ़ गई है। एक्चुअल में स्पेन में नहीं, यूरोप और एशिया के कई देशों में बिजली संकट चल रहा है। इसका कारण है कोयला के उत्पादन में कमी आना और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी आना। चीन में भी कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में ममता बनर्जी ने किस विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ये तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। इन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था 20 मई 2011 से। तब इन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य के स्थान पर मुख्यमंत्री का पद संभाला था और ये पश्चिम बंगाल की 12वीं सीएम बनी थी। तो अभी 2021 में विधानसभा चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जिनमें
टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 292 विधानसभा सीटों से 213 जीत जाती है, परंतु ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है, अध्यक्ष है, वो ही नंदीग्राम सीट से चुनाव हार जाती है। नंदीग्राम में उनके सामने खड़े थे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 75 से 80 के बीच में सीटें मिली हैं। तो कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी, और कूच बिहार पश्चिम बंगाल का एक जिला है जो कि असम के साथ सीमा बनाता है और उधर पूर्वोत्तर वाले हिस्से में पड़ता है। तो ममता बनर्जी अभी जिस विधानसभा सीट से उपचुनाव जीती है वो भवानीपुर। अब उपचुनाव क्यों है, इसका कारण ये है कि ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और वो किसी भी सीट से एमएलए है नहीं, क्योंकि नंदीग्राम से वो चुनाव हार चुकी है। और संविधान में इस प्रकार का नियम है कि कोई भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर 6 महीने तक बिना किसी एमएलए के पद के चीफ मिनिस्टर रहता है तो उसको 6 महीने के बाद अपने आप हटा दिया जाएगा। इसलिए भवानीपुर से जो टीएमसी सांसद थे उनको इस्तीफा दिलवाया गया और उसकी जगह पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है और उनके सामने थी बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल। यह लगभग 58,000 वोटों से ममता बनर्जी जीत गई है और अब यह मुख्यमंत्री 5 साल तक रहेगी। कोई संविधान की शक्ति इसको नहीं रोकेगी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और बता सकते क्या ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो आप वैसे लिखें, और अच्छा नहीं लगा तो आपके क्या सुझाव है, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास अपडेट होती रहती है और आपको डिटेल से करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।